हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हम 15 तारीख की शिफ्ट 2 का पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं। 10th नंबर की क्लास में हमने क्या करा था, हमने 15/02/2024 पे जो एग्जाम आया था उसके पहले 20 क्वेश्चन यहाँ पे निपटा लिए थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है, डाउट्स ग्रुप वाला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको इन पेपर्स में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्लस में उनके हैंड रिटन जो सॉल्यूशंस है आपको वो वहां पे मिल जाएंगे। सीधा मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी क्रम से एक कार्य को 120 दिन 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू करा, मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। जाहिर सी बात है बी ने काम खत्म करा होगा। बी ने शेष काम को 20 दिन में पूरा कर दिया। कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा होगा? भाई मेरे को पता है कि ए जो है वो 120 दिन में काम खत्म कर लेता है, बी जो है वो 160 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो मैं यहाँ से अगर देखूं तो टोटल वर्क अगर मैं निकालना चाहूँ तो 120 और 160 का एलसीएम आएगा 480। तो मेरे को यहाँ से मिला कि ए जो है वो 4 काम करता है, तो बी जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, अब बी ने शेष काम को 20 दिन में पूरा करा था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी ने अगर 20 दिन में शेष काम को पूरा करा होगा, एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 60 काम कंप्लीट कर लिया होगा। 60 काम कंप्लीट कर लिया होगा, यानी कि बचा हुआ जो 420 काम है ये तो ए और बी ने साथ मिलके काम करा था, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू करा था। अगर ये ए और बी ने एक साथ काम मिलके चालू करा था और ये एक ए और बी ने दोनों साथ मिलके करा था, तो मेरे को पता है ए और बी जो है वो एक दिन में टोटल 7 काम करते हैं। तो 420 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 420 काम करने में 7, यानी कि 7×6 = 42, यानी कि ए और बी ने साथ मिलके 60 दिन काम करा होगा। तो उसने पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो ए ने काम भी 60 दिन बाद ही छोड़ा होगा। ठीक है, जहां तक आपकी इस क्वेश्चन की क्वेरी खत्म हो गई होगी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत बार आ गया, मतलब 10 मैं करा चुका हूं, तो 10 में कम से कम 4 बार तो ये क्वेश्चन आ ही चुका है। ठीक है, 4 बार तो ये रिपीटेशन में आए। आप इस वाले पेपर में देखेंगे, मैं आपको बताता चलूंगा कौन सा कहाँ पे कितनी बार आ चुका है। ये कम से कम अभी 10 जो हमने पेपर्स करे हैं उनमें कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हल्की फुल्की डिजिट चेंज होती है बस, और कुछ नहीं होता। जैसे कि मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस जो है, पी और क्यू के बीच में 256 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल सवार पी से क्यू की ओर चलना स्टार्ट करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। कितने बजे? 1 बजे। 1 PM लिख लेते हैं, या AM, PM ही लिख लेते हैं। ठीक है, एक अन्य सवार दोपहर 2 बजे क्यू से पी की ओर, एक अन्य सवार जो चलता है वो क्यू से पी की ओर चलता है। कितने बजे? वो चलता है दोपहर को 2 बजे, 2 PM, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बस सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। ज्ञात कीजिए कि वे दोनों एक दूसरे को कब पार करेंगे। पार करेंगे या मिलेंगे, बात एक ही है। ठीक है, अब मेरे को पता है ये तो 2 बजे चल रहा है और ये 1 बजे चल रहा है। जब ये 2 बजे तक पहुंचेगा तो ये 40 किलोमीटर यहाँ तक पहुंच चुका होगा जब ये चलना स्टार्ट होगा। क्यू वाला बंदा जब चलना स्टार्ट होगा तब पी वाला बंदा 40 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है उनके बीच में घट के कितना रह जाएगा? डिस्टेंस उनके बीच में घट के रह जाएगा 216 किलोमीटर। और स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो स्पीड इनकी हो जाएगी आपकी 4×3=7, 72 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच में 216 किलोमीटर। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम कितना लेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि 216 किलोमीटर अपॉन में स्पीड यानी कि 72 किलोमीटर। कट करेंगे तो 3 आवर्स आएगा, यानी कि 3 घंटे में एक दूसरे को या तो पार कर लेंगे या फिर एक दूसरे से मिल लेंगे। 3 घंटे बाद कब से? क्योंकि ये तो 2 बज चुके थे, 2 बज चुके थे, तो 2 बजे से 3 घंटे और, यानी कि 5 बजे ये शाम को एक दूसरे को पार करेंगे या फिर मिल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, फटाफट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा अभी तक 10 वाले क्वेश्चन की सीरीज में अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी तीसरी बार आ रहा है, ये थर्ड टाइम है। आप लोग देख सकते हो पीछे जाकर सीरीज को, ये थर्ड टाइम क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पहली बार आया, ये कम से कम तो 5 बार आ चुका था इससे पिछला जो था। कर लेते हैं। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कम है। हमें इसने बोला कि दो चीजें हैं, एक हमें वर्ग बनाना पड़ेगा पहले, आयत नहीं। हाँ, तो एक तो वर्ग है, मैंने वर्ग बना लिया, और एक आयत है, मैंने आयत बना लिया। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है एल और ये बी, और वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। मैं इनको एक्स ले लेता हूँ, चारों भुजा एक्स है। क्वेश्चन ने आगे बोला आयत की लंबाई वर्ग की किसी भी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 5 है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर है, इनको मैं बाद में देखूंगा। और चौड़ाई जो है वो किसी भी भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसकी बात कर रहा है कि ये x माइनस 4 है। ठीक है, समझ गए। तो अब मेरे को क्षेत्रफल बराबर बोले थे, अब मेरे को पता वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी। अब अगर मैं साइड की जगह पे x डाल दूं तो मेरे को मिलेगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू एल की जगह पे मैं ये x माइनस एक्स प्लस 5 डाल दूं, और b की जगह पे मैं x माइनस 4 डाल दूं। अगर मैं इसको आगे फर्दर सोल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई फिर माइनस 4 में तो माइनस 4x, फिर प्लस 5 की मल्टीप्लाई x में तो प्लस 5x, और प्लस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 4 में यानी कि माइनस का 20। अब अगर मैं देखूं तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया यहीं पे, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 5x, यानी कि मेरे पास बचा प्लस का x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 20 उधर चला जाएगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। x की वैल्यू 20 आ गई तो मैं जगह जहां जहां चाहिए मैं वहां वैल्यू डाल देता हूँ। और ये x माइनस एक्स प्लस 5 था तो मैं इसको बोल सकता हूँ 20 प्लस में 5, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 25, यानी कि l जो है मेरी 25 आ गई। यहाँ पे अगर मैं 20 डाल देता हूँ तो 20 माइनस 4, यहाँ पे मेरी वैल्यू 16 आ गई। अब मेरे से आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप मुझे पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है हमारा 2l प्लस में b। दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों की वैल्यूज में डाल देता हूं। तो 2l कितना हो गया हमारा 25 प्लस में b कितना हो गया हमारा 16, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 6 5 11 1 2 3 4 41, यानी कि हमारा 82 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लगभग 2 से 3 बार आ चुका है। सभी पुरुषों और महिलाओं के वेतन के रूप में वितरित कुल राशि, मैंने बोला कुल राशि जो है उसका अनुपात दिया हुआ है 5 और 8 का। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात मेरे को दिया हुआ है 3 और 4 का। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात मेरे से पूछा है। मैंने पिछली बार जब ये आया था तो दोनों बार समझाया था, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि जो हमारा टोटल वेतन है, टोटल राशि है, टोटल राशि को आर लिख लेते हैं। टोटल राशि जो डिपेंड करेगी हमारी दो चीजों पे करेगी, किस पे, टोटल नंबर ऑफ मेल या फीमेल या फिर वर्कर बोल लो, मल्टीप्लाई में इंडिविजुअल की जो सैलरी है, सिंगल आदमी का जो वेतन है वो। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू जो हमारा है
वो डिपेंड करेगा, टोटल राशि जो है वो डिपेंड करेगी कितने आदमी हैं या औरत हैं या वर्कर हैं, मल्टीप्लाई में उनकी इंडिविजुअल सैलरी क्या है। जैसे कि अब अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं यहां देखूं तो मेरे को कुल राशि का अनुपात दिया हुआ है 5 और 8। कुल राशि किसकी? पुरुषों की। और पुरुषों की संख्या मेरे को नहीं पता, तो मैं लिख देता हूं इसे खाली मेल। लेकिन मेरे को पुरुषों का इंडिविजुअल वेतन पता है कि इंडिविजुअल वेतन तो इनका 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 बटे में। 8 किसकी है? 8 मेरी महिलाओं की है। मेरे को महिलाओं की संख्या नहीं पता, तो मैं इसको लिख देता हूं एफ, यानी कि फीमेल। मल्टीप्लाई में मेरे को महिलाओं की इंडिविजुअल सैलरी पता है, प्रत्येक महिला की सैलरी का जो अनुपात था वो 3-4 था, तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 से ये 2 कट जाएगा 2 बार, 3 से नीचे आ जाएगा, यानी कि मेल अपोन में फीमेल की जो संख्या है उसका अनुपात कितना आ जाएगा मेरा? 5:6। बस यही मेरे से क्वेश्चन ने पूछा था। आपको बस ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन फिर उसके बाद ये 15 सेकंड का है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वहां सर खुजाते रह जाना, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। 5 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आदमी धारा के विपरीत 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 7.5 घंटे में तय करता है। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। शांत जल में आदमी की चाल बताओ। कम से कम तो 6-7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नाव और धारा पे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन नाव धारा पे क्वेश्चन आ चुका। तो कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है कि अगर धारा के विपरीत 7.5 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है, तो धारा को अगर मैं x मान लूं, वो आदमी को अगर आदमी की चाल को x मान लूं और धारा को y मान लूं, तो इसने मेरे को बोला कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 30/7.5 है। इसको इससे काटूंगा तो मेरे को आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आप लोग करके देख लेना। ठीक है, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। अनुकूल जाएगा यानी कि धारा की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो मैं x प्लस में y कर देता हूं, और 36 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 6×6 = 36 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर मेरे को यहाँ से x निकालना, तो मेरे को पता है x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है, तो जब मैं x निकालूंगा तो मैं दोनों को जोड़ लूंगा और बटे में 2 कर दूंगा, तो हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अगर पता है तो 10 सेकंड, नहीं पता है और या फिर स्पीड कम है तो 1.5-2 मिनट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो दोस्तों ए और बी ने 3.5 लाख और 7 लाख की प्रारंभिक पूंजी के योगदान के साथ एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में व्यवसाय ने 33,000 रुपए लाभ कमाया। लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो, डीएसएसबी में बहुत क्वेश्चन गलत आते हैं, उनमें से एक प्राइम एग्जांपल ये। इस पेपर में ही 2 एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने दिमाग को क्लियर रख के चलना कि किसी क्वेश्चन पे इतना ज्यादा नहीं अटकना है कि वो गलत भी हो रहा, तुम्हारा टाइम भी खा जाए। अगर तुम्हारा पहली या दूसरी बार में नहीं निकल रहा है तो उसको छोड़ दो, हो सकता है कि वो गलत हो या हो सकता है वो तुम्हारी रेंज से बाहर हो। ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। जैसे कि इसने मेरे को बोला, 2 दोस्त हैं ए और बी, 3.5 लाख और 7 लाख रुपए प्रारंभिक पूंजी के योगदान के साथ व्यापार प्रारंभ करा। मैंने लिखा ए ने कितनी लगाई? 3.5 लाख, और बी ने कितनी लगाई? 7 लाख। वर्ष के अंत में व्यवसाय से 33,000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताओ। भाई, वर्ष के अंत की बात कर रहा है तो मैं 12 मल्टीप्लाई और 12 मल्टीप्लाई करके इनका अनुपात ले लेता हूँ। 12 से 12 कट हो जाएगा, और ये 7 से 7×5 = 35, 5 और 10, और ये जो इनका लाभ है वो 2:1 के अनुपात में डिवाइड होगा। ठीक है, 2:1 के अनुपात में डिवाइड होगा। मेरे को क्वेश्चन ने बोला कि इनका लाभ 33,000 है, मेरे हिसाब से 2 और 1 3 है, तो मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। मेरे को 1 की वैल्यू मिली 11,000, तो ये कितना आएगा? 22,000, और ये कितना आएगा मेरा? सॉरी, ये 1 और 2 आएगा, ये अनुपात जो है 1 और 2 आएगा, उल्टा लिख दिया। तो ये मेरा आएगा 11,000 और ये मेरा आएगा 22,000। बस ये मेरा आंसर आएगा, पर इसमें ऑप्शन में दिया ही वो नहीं है।
इस ऑप्शन में 11,000 वाला ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक्चुअल में गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर्स दिए हुए हैं वो हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, दो साइकिल, एक सेकेंड, हाँ, दो साइकिल दो साइकिल प्रत्येक 6480 रुपए में बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेम वाला क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। एक पर उसे 8% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। संपूर्ण लेन देन पर लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। हमें पता है अगर सीपी सेम होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम ए प्लस बी और ए मल्टीप्लाई बी बाय 100 वाला फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ तो सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम करने का जो मुझे सबसे बेस्ट मेथड लगता है मैं आपको वही बताया दूं। ठीक है, तो मेरे को पता है कि पहले आर्टिकल पे क्या हुआ, पहले आर्टिकल पे लाभ हुआ, 8% का लाभ हुआ। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और उस पे 8% का लाभ हो गया, तो 108% ऑफ ए बोल सकता हूं, इज इक्वल टू दूसरे पर 10% की हानि हुई। दूसरे पर 10% की हानि हुई अपने आप में 100 होती है, 10% की हानि हो गई ऑफ बी। ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर है। अब ये सेलिंग प्राइस ही तो हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ऑफ से ऑफ कट कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 108 ए इज इक्वल टू 90 बी। अब जब मैं इसको काटूंगा तो मेरे को आएगा 18 पंजे 90 और 18 छिक्का 108। 6a बराबर 5b के आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से अनुपात देखूं तो मेरा यहाँ से अनुपात मेरे को दिख रहा है कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 हो जाएगी। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब मैं कुछ भी रख लेता हूँ, जो मेरी मर्जी। मैंने बोल दिया यहाँ पे मैंने 2 जीरो लगा दी, दोनों में 2 जीरो लगा दी। अगर यहाँ पे 8% का लाभ हुआ है एक को, तो 8 पंजे 40 का लाभ हुआ होगा, प्लस हुआ होगा। अगर यहाँ पे 10% की हानि हुई है तो यह -60 हुआ होगा, यानी कि टोटल पे मेरे को 20 की हानि हो गई, 20 माइनस हो गया। अब ये जो 20 माइनस हो गया कितने पे हुआ, मेरे हिसाब से टोटल आर्टिकल जो थे वो 1100 के थे, मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेशंस कम होती हैं ऐसे इक्वेशन बनाने से। ठीक है, तो 1100 यानी कि 20/11, 11 से जब मैं इसे काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 बच गया 2, 11 एकम 11 बच गया 9 और 11 अट्ठे 88। तो ये हमारा आंसर आएगा, तो अप्रोक्स में हमारा आंसर आ जाएगा 1.82% की हानि अप्रोक्स में, क्योंकि ये माइनस था। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथी बार आ रहा है, 10 क्लासों में अभी तक चौथी बार आया है। जो कहते हैं कि रिपीटेशन नहीं होता या फिर ऐसी कुछ बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या फायदा है। भाई बहुत फायदा है। आप अगर लगभग 1000 क्वेश्चन लगा के चले जाओ 2024 के अभी तक के आए हुए, आने वाले एग्जाम्स में आपको मैथ में कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ सेम मिलेंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ 3 बार सेम आ चुका है, एक बार थोड़ा सा लगाया था पिछले ही पेपर, पिछले 10वें नंबर की उसमें सीट में करवाया हुआ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फायदा है, प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ, जितनी बार हो सके प्रीवियस ईयर को ही रिपीट करो। बेशक कितना इजी क्वेश्चन आता है, अब आप मान के चलो ना, आपको दिख तो रहा है वो इजी, आपको दिख रहा है इजी, लेकिन आप उस पर 1.5 मिनट लगा रहे हो, तो उसके इजी होने का आपको क्या फायदा मिला, आपको तो नुकसान ही हो गया। आपने इजी क्वेश्चन में 1.5 मिनट लगाए, तो अच्छे क्वेश्चन में कितना टाइम लगाओगे। अब मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, आप उसमें 3.5-4 मिनट लगा रहे हो, जबकि अगर उसे प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करके आते तो उसमें 1.5 मिनट लगते, 2 मिनट आपके पेपर में बचते। आप समझो 120 मिनट के पेपर में अगर आप 2 मिनट भी किसी क्वेश्चन में बचा पा रहे हो, क्योंकि मैथ में लग जाता है टाइम, मैथ में लग जाता है टाइम, ठीक है ना, तो अगर 2 मिनट भी बचा पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, प्रीवियस ईयर्स लगा के जाओ। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहता, लेकिन एसएससी का प्रीवियस ईयर एसएससी का है, डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर डीएसएसबी का है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में कभी नहीं आते लेकिन इसमें आ जाते हैं।
इसमें एक आएगा भी ट्रू डिस्काउंट का क्वेश्चन, कभी नहीं आता एसएससी में, एक बार आया सिंगल टाइम, पूरे लाइफ टाइम में मैंने सिर्फ एक सिंगल टाइम एसएससी में वो क्वेश्चन देखा है। इसमें लगभग 3 बार आ चुका है और पता नहीं अजीब तरीके से सोल्व करता है। जैसे एक और क्वेश्चन आएगा उसे मैं दिखाऊंगा आपको। चलो छोड़ो, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को अगर सोल्व कर लेते हैं, 4 बार हो चुका है, होमवर्क में दे देता हूँ, आप होमवर्क में करो और नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर देना। अगला क्वेश्चन फिर वही सिंपल सा मिक्सचर एलिगेशन का। 70 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। भाई दूध 5 है, पानी 2 है, तो भाई 70 है, तो 70 की वैल्यू अगर 7 है तो एक की वैल्यू कितनी है, 10 है। एक की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 50 लीटर है, इसकी वैल्यू 20 लीटर है। अब अनुपात 1 और 2 हो जाता है, अब अनुपात 1 और 2 हो जाता है किसे मिलाने से, आगे मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा से। यानी कि ये चीज प्लस हुई है तो ये तो 50 की 50 ही रहेगी। अगर एक की वैल्यू 50 की 50 ही है, दो की वैल्यू 100 होगी। अगर दो की वैल्यू 100 होगी, पहले 20 लीटर पानी था, अब 100 लीटर पानी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 80 लीटर पानी मिलाया गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 10th नंबर क्वेश्चन पहली बार आ रहा है। 10th नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा पहली बार आ रहा है पिज्जा के नाम से। पहले कभी देखा होगा तो ये एक सर्कल को काट देते हैं, फिर उसकी वो पूछ लेते हैं कि इसको हटा दें, इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट का एरिया बताओ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ क्योंकि पहली बार आया हुआ है तो कराना भी ठीक से जरूरी है। तो क्वेश्चन ने बोला कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब व्यास को देखते ही मेरे को एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि 9 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, वाले एक गोलाकार पिज्जा का एक चौथाई भाग की बात कर रहा है, तो मैं अब सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल एक चौथाई भाग की बात कर रहा है तो मैं सर्कल को इतना काट देता हूँ, इतना काट देता हूँ, तो ये मेरा सर्कल हो गया। एक चौथाई भाग पूरे पिज्जा से हटा दिया गया, यानी कि अब कितना पिज्जा बचा, अब इतना पिज्जा बचा, ये वाला भाग हटा दिया। बचे हुए पिज्जा का परिमाप बताओ, बचे हुए पिज्जा का परिमाप पूछ रिया है, पिज्जा का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, अब पिज्जा के परिमाप में अगर वो एक्चुअल में पूरा सर्कल होता तो पिज्जा का परिमाप ये बनता, ये, और ये क्या बनता, ये हमारा बनता 2πr बनता। ठीक है, लेकिन ये पूरा तो पिज्जा है नहीं, तो इसके परिमाप में आपको ये आएगा। अब एक चौथाई भाग काट दिया था तो ये जो बचा हुआ भाग है ये 3/4 भाग होगा। 3/4 भाग का मेरे को परिमाप निकालना है, तो 3/4 मल्टीप्लाई में 2πr, तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है 3/4 2πr का। लेकिन परिमाप का मतलब तो ये होता है रस्सी चारों तरफ जो बन सके, अब रस्सी तो इस पे भी बन सकती है, इस वाले भाग पे भी, इस वाले भाग पे भी बन सकती है, तो मेरे को इसका भी ऐड करना पड़ेगा, इसका ऐड करना पड़ेगा। ये क्या है, ये मेरी 2r है, ये भी r है और ये भी r है, तो मेरे को यहाँ पे 2r ऐड करना पड़ेगा। बस इतना सा निकालना है मेरे को परिमाप में, तो मैं निकाल लेता हूँ 3/4, तो 3/4 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। पाई को मैं 22/7 ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 22/7, मैं भी जनरली 22/7 ही लेता हूँ। मल्टीप्लाई में आर को मैं कितना ले लेता हूँ, 18, 9 हो जाएगी, आर 9 हो जाएगी, प्लस में 2r मेरा 18 हो जाएगी, क्योंकि 2r मेरे डी के बराबर होती है, डी मेरे को दिया ही हुआ था। ठीक है, अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 4 से 2 बार और 2 से 11 बार कट जाएगा, तो 9×3 = 27, 27 मल्टीप्लाई में 11 यानी कि 7, 9, 2/11 प्लस में 18 हमारा आंसर होगा। 11 से मैं इसको काट लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा 11×2 = 22, सॉरी 7, 7, 7, 7, 11 नहीं 7। ठीक है, तो ये मिलेगा मेरे को 7×4 = 28, एक बच गया, 7×2 = 14, 3 बच गया, 7×4 = 28, फिर 2 बच गया, फिर 7×2 = 14, 2 बच गया, यानी कि इतना ही लिख लेते हैं, प्लस में 18। अगर मैं इसमें 18 प्लस करूंगा तो ये मिलेगा 60.42 सेंटीमीटर, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मैं इसको एक बार अलग कलर से लिख देता हूँ। ये मेरी
ये जो है मेरी आर है, ठीक है, ये मेरी आर, इसमें 2 प्लस हो जाएंगी, ठीक बात है। ये वाली जो आर है ये इसमें प्लस हो जाएंगी, ये वाली आर। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा हवाई जहाज का, ठीक है। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 280 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 4/5 घंटे में तय करने के लिए कितना समय लगेगा? भाई मेरे को पता चला कि 4 घंटे में 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? 4 इंटू 280 यानी कि कितना हमारा? 8, 0, 8 चौक 32, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 किलोमीटर। अब मेरे को 4/5 घंटे में तय करनी है। तो 1120 किलोमीटर 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 280 बार चला जाएगा। 280 मल्टीप्लाई में 5 हमारा 1400 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। देखो ये हमारा वास्तविक छूट का क्वेश्चन, इसको कभी मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि मेरी समझ में आया नहीं। अगर ये गलत भी है तो भी मेरे को 2-3 बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो ये लेटर के लिए ही रख लो, ठीक है। अगर ये गलत भी है तो भी मेरे को 2-3 बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्योंकि वास्तविक छूट पे क्वेश्चंस एक्चुअल में आते ही नहीं है एग्जाम्स में, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट पे क्वेश्चंस, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक इतना ज्यादा एक्सप्लोर हुआ नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन डीएसएसबी में आने लग गए हैं, क्या पता और एग्जाम्स में भी आते हो, तो मेरे को इन्हें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। जब तक मेरे को बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाएगा कि ये गलत है, मैं आपको गलत नहीं बताने वाला, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है ना। तो मैं उसमें कंफर्म नहीं हूं इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है। ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी कि 3:1 हो गया क्या? वर्क का रेशो। इसलिए बी की तुलना में 28 दिन कम लगते हैं, 28 दिन कम लगते हैं बी की तुलना में, ये कह रहा है। अगर मैं यहां से देखूं वर्क का रेशो अगर 3:1 है तो टाइम का रेशो 1 और 3 का होगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन का मतलब मेरे को यहीं से पता चल जाता है, अगर इनके बीच में डिफरेंस 2 का है तो इसने बोला है कि 28 का है, तो ये 28 के बराबर यानी कि 1 की वैल्यू 14 के बराबर। तो मैं यहां से बोलूं तो इसे 42 दिन लगते, इसे देखूं तो 14 दिन लगते, ठीक है, 14 दिन लगते। अब मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं यहां से। भाई ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और 14 दिन में काम खत्म कर लेता है। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और 14 दिन में काम खत्म कर लेता, तो टोटल वर्क 42 हो गया, ठीक है। एक साथ काम करते हुए वे कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? मेरे को पता है कि एक साथ काम करते हुए ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर लेते हैं। तो ए और बी काम को कब खत्म, कितने दिन में खत्म कर लेंगे? ए और बी काम को 42/4 यानी कि 10.5 डेज में खत्म कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक आकृति का परिमाप, एक आकृति का परिमाप क्या होगा जिसका ये है? सिंपल सा क्वेश्चन है और एक्चुअल में सिंपल भी नहीं है, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर ये तो सामने वाली भुजा बराबर हो जाएगी, ये समचतुर्भुज बन गया हमारा, ठीक है। रेक्टेंगल को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो हमारा ये समचतुर्भुज बन गया। और 6.5 की वैल्यू है तो 6.5 ये हो जाएगी। अब मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, 6 दूनी 12, ये सामने सामने वाली भुजा कितनी हो गई? 14, और ये 9, 14 और 9, 6 दूनी 12, 13, 13 और 9 कितनी हो गई हमारी? 22 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। 750 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया, ठीक है। टोटल उड़ान जो थी वो 750 किलोमीटर की थी और विमान जो है वो खराब मौसम के कारण थोड़ा धीमा पड़ गया, ठीक बात है। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई, ठीक है, धीरे हो गया विमान, जिससे कि 30 मिनट बढ़ गए, 30 मिनट बढ़ गए।
तो मेरे को 30 मिनट का पता है कि 1/2 आवर्स घट गए। ठीक है, ये तो मैं यही लिख लेता हूँ। भाई मैंने मान लिया, मैंने माना, क्योंकि इसमें मानना मूनना तो पड़ेगा ही। मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस तो मेरे को दे दिया इसने, 750 किलोमीटर का है, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा 750 किलोमीटर का है। ठीक है, और उसने बोल दिया औसत यात्रा में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी, तो मैं स्पीड को मान लेता हूं कि मैं x किलोमीटर है पर आवर। तो सेकंड स्पीड कितनी हो जाएगी, सेकंड वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, x-250। ठीक है, अब उसने बोल दिया x-250 के कारण 1.5 घंटा ज्यादा लग गया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 750 किलोमीटर को इक्वेशन बना के लिखूं तो मैं, तो x-250 पे जाता, जाने के मुकाबले अगर 750 x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता तो उसे 1.5 घंटा कम लगता। सही बात है, 750 किलोमीटर अगर x-250 से जा रहा है तो उससे ज्यादा लगेगा टाइम, तो मैं उसे पहले रख लेता हूँ। और x वाली स्पीड से जाता, क्योंकि x वाली स्पीड x-250 से 250 किलोमीटर ज्यादा है, तो उससे कम लगता है। यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे कम टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। और कितना ज्यादा कम लगेगा, आधा घंटा। ठीक बात है, आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व अगर मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा 750x माइनस 750x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि प्लस 750 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 1/2 के। ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ गई। 750x से 750x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो भी। ओ सॉरी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप रिमाइंड कर लेना, इज इक्वल टू 1/2, और नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे हमारा आएगा x की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 250x। ठीक है, इज इक्वल टू इज दिस 750x से 750x कट गया, 750x से 750x कट गया, तो 750 मल्टीप्लाई 250 बचा इधर, 750 मल्टीप्लाई में 250, और ये 1/2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 250x के। अब अगर मैं इस सारी इक्वेशन को इधर लेके चला जाऊं तो मेरे को यहां से मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 250x माइनस में 750 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को घटा जोड़ के क्या चाहिए, मेरे को घटा जोड़ के 250 चाहिए। 250 चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 250 दूनी 500, 500 750 के बीच में अंतर 250 का जाता है, तो मेरी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मेरी स्पीड हो जाएगी 750। तो मेरा यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ से अगर मैं सोल्व ना करूं तो मेरी स्पीड मिल जाती है मेरे को 750, 750 मिल जाती है, 750 मिल जाती है, एक सेकंड, 750 मिल जाती है, 750 मिल जाती है। तो मेरे को क्या पूछा है उसने, मेरे को उड़ान की अवधि पूछी थी, मैं उड़ान की अवधि निकाल देता हूँ। उड़ान की अवधि क्या हो जाएगी, उड़ान की अवधि हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 750 किलोमीटर, और 750 की स्पीड, यानी कि 1 आवर में वो पूरा ट्रेवल कर लेगा, 1 आवर में वो पूरा ट्रेवल कर लेगा, यानी कि 60 मिनट्स में। ठीक बात है, वो 60 मिनट में पूरा का पूरा उसे ट्रेवल कर लेगा। और हमारा लैपटॉप थोड़ा हैंग होता हुआ, पता नहीं कैसे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे सामने तीसरी बार आ रहा है, अब पता नहीं कौन से भांग के नशे खा के इन्होंने पेपर बना रखा है, ये क्वेश्चन भी इन्होंने गलत दे रखा है। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करा था कि कैसे गलत है। एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से बनाए जाने वाला सबसे बड़ा गोला कौन सा होगा, सबसे बड़ा गोले की बात कर रहा है, सबसे बड़े गोले की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक गोला ड्रॉ कर लिया। माफी चाहता हूँ, थोड़ा लैपटॉप हैंग कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बेलन ड्रॉ कर लिया,
ठीक है, ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन होगा फिर, क्योंकि लैपटॉप हैंग करने लग गया पता नहीं कैसे। ये मुझे 1 सेकंड 1 मिनट देंगे तो मैं कुछ देख सकता हूँ। क्या देखूंगा, हैंग तो कर रहा है यार। चलो कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये मेरी जो आर है, ये मेरी उसने 8 सेंटीमीटर दी है, और हाइट जो है वो मेरी 14 सेंटीमीटर दी है। 14 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। हाइट मेरी 14 सेंटीमीटर है, आर जो है मेरी 8 है। तो आर के हिसाब से अगर मैं इसमें गोला डालूंगा तो 16 सेंटीमीटर व्यास वाला होगा। 16 सेंटीमीटर व्यास वाला होगा तो वो लंबाई से 2 सेंटीमीटर ऊपर निकल जाएगा। हाइट से तो 2 सेंटीमीटर वो ऊपर निकल जाएगा, गोला तो गोल होता है, वो ऊपर भी उतना ही होगा, नीचे भी उतना होगा, दाएं भी उतना होगा, बाएं भी उतना ही होगा। तो इसने जो क्वेश्चन में आंसर निकाल रखा है वो उसमें आर उसने ले रखी है, आर ले रखी है 8 सेंटीमीटर। चाहे आप करके देख लेना, बाकी तो ये सिंपल सही है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। ठीक है, इसमें डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एक, लेकिन ये टेक्निकली आंसर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं 8 सेंटीमीटर इसकी आर लेता हूं तो जो गोला है वो आपके बेलन से 2 सेंटीमीटर ऊपर निकल जाएगा। 2 सेंटीमीटर ऊपर निकल जाएगा तो वो उसमें फिट ही नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन गलत है। और अगर मैं आर को 7 सेंटीमीटर लेके कर रहा हूं तो इसका कहीं 1437 या 1438 करके 1437 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ रहा है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पता नहीं कैसे इन्होंने पेपर बनाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन हमारे पास कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है, तो इसको आप होमवर्क में रखो। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा लैपटॉप लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। 18 नंबर क्वेश्चन अगली वाली जो वीडियो आएगी आपको उसमें मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करा दूंगा, कल ही करा दूंगा। ये सारे ये तीनों क्वेश्चन मैं कल ही करा दूंगा। ये भी हमारा क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर तीसरी बार रिपीट हो रहा है विकर्ण आपको जहां तक है 8वीं या 9वीं क्लास में मिल जाएगा, उससे पहले दूसरी या तीसरी क्लास में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन है, आपको पता है सबसे कम छूट कहाँ होगी, जहां दोनों को इक्वल डिवाइड कर देंगे। जहां दोनों को इक्वल डिवाइड कर देंगे सबसे कम छूट कहाँ होगी, जहां सब दोनों को इक्वल डिवाइड कर देंगे, और जहां पे एकल छूट दे देंगे वहां सबसे ज्यादा होगी। बस, तो यहीं पर अपनी क्लास को एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। और लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग देख देख लेते हो, फायदा भी होता है, फायदा होता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, कुछ मोटिवेशन हमें भी मिले। पैसे तो मिलते नहीं है, मोटिवेशन ही मिल जाए। तो जी, धन्यवाद।